हेलो स्टूडेंट्स, हमारा संबंध एवं फलन चैप्टर चल रहा था। इसमें हम जो एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चल रहे थे उसमें हम फलन के बारे में पढ़ रहे थे और फलन विभिन्न प्रकार के हमने फलन पढ़े थे ना। ठीक है, इसमें लास्ट जो हमने पढ़ा था चिन्ह फलन पढ़ा था। ठीक है, ग्राफ वगैरह भी उसका देखा था। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट है, इसके बाद जो फलन है वो हम पढ़ेंगे, वो है महत्तम पूर्णांक फलन, और उसका भी ग्राफ भी देखेंगे और उसे समझेंगे। ये सारे के सारे फलन आगे भी, जैसा कि मैंने बताया, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये फलन अभी तुम्हें बस यहीं पे देखने, आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब महत्तम पूर्णांक फलन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है महत्तम पूर्णांक फलन, और इसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों तो इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, कहाँ से कहाँ तक ये परिभाषित होता है, ये सब चीज़ें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है f(x) इक्वल टू, और इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है बच्चों वो होता है f(x) इक्वल टू, और इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाकर ये लिखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है ना, x, और ये इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं, तो महत्तम पूर्णांक फलन को ये निरूपित करता है, ये ब्रैकेट लगा के। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसे निकालते हैं, जैसे मैंने मापांक का बताया था ना, जब दोनों तरफ एक रेखा खींच के, ठीक है, मापांक होता था, उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, उसमें मैंने ये बताया था ना कि उसका मतलब ये होता है कि तुम्हें जो भी वैल्यू उसके अंदर है उसको क्या करना है, पॉजिटिव कर देना। तब -5 है तो +5 हो जाएगा, -6 है तो +6 हो जाएगा, -7 लिखा है उसके अंदर तो +7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वाली वैल्यू प्लस ही रहती है, लेकिन माइनस वाली भी प्लस हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें। x इक्वल टू, ये लिखा है मैंने जैसे कि ब्रैकेट के अंदर x। ठीक है, अब क्या है इसकी परिभाषा, उसे हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, तो ये फलन होता है R से R तक होता है ये। ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में होता है। बाकी इसका क्या प्रांत होता है, मतलब प्रांत भी R में से ही कुछ आएगा, परिसर भी R में से ही कुछ आएगा। ठीक है, वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो अब होता क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये होता क्या फलन, तो ये फलन होता है x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। तो बच्चों क्या मतलब हुआ इसका, देखो x से कम। ठीक है, x, ये इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो x हो गई। ठीक है, तो बोला है कि x से कम, ठीक है ना, या x के बराबर। ठीक है, x से कम या x के बराबर, या क्यों लगाया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महत्तम पूर्णांक का मान, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, पूरा अंक होना चाहिए, वो या तो x के बराबर हो या x से कम हो। ज़रूरी थोड़ी है कि x पूर्णांक ही होगा, मतलब जैसे लिखा है यहाँ पे 5.6 लिखा है, तो उन्होंने कहा है x से कम, या तो 5.6 से कम या फिर 5.6 के बराबर ही महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण करता है। तो पूर्णांक होना चाहिए ना, तो 5.6 तो पूर्णांक होता नहीं है, तो हम फिर उससे कम वाला देखते हैं। ठीक है, उससे कम में लेकिन महत्तम पूर्णांक, उससे कम में तो बहुत सारे पूर्णांक हो सकते हैं, उनमें भी महत्तम का मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परिभाषित है, ठीक है, फलन जिसमें क्या वैल्यू आती है इसकी, x से कम, ठीक है ना, या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान। ठीक है, ये मान आता है। ये हम एग्जाम्पल से और अच्छे तरीके से बच्चों समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, कुछ तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लेता हूँ, मान लो मुझे निकालना है ये महत्तम पूर्णांक फलन किसका निकालना है, 5.8 का निकालना है। ठीक है, तो मैंने अभी जो परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है,
उसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए या इसी के बराबर, लेकिन होनी क्या चाहिए, पूर्णांक। ध्यान रखना क्या आनी चाहिए, पूर्णांक आनी चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है महत्तम, मतलब फिर इससे कम में भी सबसे बड़ा पूर्णांक। तो बच्चों सबसे पहली बात जो तुम्हें यहाँ पे नोट करने वाली बात है, इसका आंसर कभी भी मतलब इसका आंसर हमेशा क्या आता है, पूर्णांक ही आता है, ठीक है। इसका आंसर हमेशा पूर्णांक आएगा। तुमने अगर पूर्णांक के अलावा कोई इसमें लिख दिया आंसर 5.5 लिख दिया, 5.4 लिख दिया, दशमलव में लिख दिया, बटे भिन्न में लिख दिया, तो इसका मतलब गलत है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ तो है कि पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 5.8 है तो इसका आंसर अब क्या होगा, कोई पूर्णांक आएगा, ऐसे पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। अब वो पूर्णांक में भी कौन सा आएगा, तो क्या डेफिनेशन लिखी है उन्होंने, कहा है एक्स से कम या एक्स के बराबर। तो एक्स के बराबर वाली कंडीशन नहीं लगेगी अभी, ठीक है ना। बराबर वाली कंडीशन तब लगती है जब ये खुद ही पूर्णांक होता है। अभी ये वाली कंडीशन लगेगी एक्स से कम वाली। तो एक्स से कम मतलब 5.8 से हम कम देखते हैं, ठीक है। तो 5.8 से कम वाले पूर्णांक कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठीक है। तो 5.8 से कम वाले पूर्णांक अगर हम देखें, 5.8 से कम वाले पूर्णांक, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, इस तरीके से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और भी होते हैं बहुत सारे। मैं अगर नंबर लाइन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हें समझाने के लिए और अच्छे से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये है -3, ये है -4। अब हमें 5.8 लगभग तुम्हें पता है ना, 5 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ पे कहीं पे मान लो 5.8 है, यहाँ पे कहीं 5.8 है। अब हमने बोला कि हमें वैल्यू चाहिए क्या, एक्स के बराबर। बराबर तो तब चाहिए होती है जब ये खुद ही पूर्णांक होता है, लेकिन ये तो पूर्णांक है नहीं। तो अब हमें एक्स से कम वैल्यू चाहिए, तो 5.8 से कम वैल्यू देखो, ठीक है। तो 5.8 से कम, लेकिन हमें पूर्णांक वैल्यू चाहिए। तो कौन कौन सी है पूर्णांक वैल्यू, देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, 0, -1, बहुत सारी हैं। लेकिन इनमें भी उन्होंने कहा है महत्तम पूर्णांक, इनमें भी सबसे बड़ा। तो 5.8 से कम लेकिन उनमें सबसे बड़ा, तो उनमें सबसे बड़ा कौन सा बच्चों, 5 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। इन शॉर्ट में तुम्हें और बोलूँ, ठीक है ना, तो 5.8 से ठीक छोटा वाला, 5.8 से ठीक मतलब थोड़ा सा पहले वाला, 5.8 से ठीक थोड़ा सा पहले वाला, ठीक है, ठीक पहले वाला पूर्णांक जो होता है, ठीक है, कम वाला, 5.8 से ठीक कम, थोड़ा सा कम में देखेंगे तो वो पूर्णांक जो तुम्हें मिल जाए। तो 5.8 से ठीक पहले क्या आता है, 5 आता है ना, ठीक है। 5.8 से पहले तो बहुत पूर्णांक आते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना, लेकिन ठीक पहले वाला तुम्हें लेना है, तो वो कौन सा है, 5 है, ठीक है। ऐसे ही जैसे और समझा देता हूँ, मान लो है 7.1 है, तो इसमें भी सेम तुम्हें क्या करना है, 7.1 से थोड़ा सा कम वाला देखना। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि क्या 7.1 भी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस वाली कंडीशन को देखते हैं, एक्स के बराबर वाली कंडीशन को देखते हैं, बराबर वाली। तो क्या बराबर 7.1 इसका आंसर हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका आंसर तो हमें पूर्णांक चाहिए, ठीक है। तो 7.1 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ये वाली कंडीशन तो गई, हट गई है, एक्स के बराबर वाला तो गया। अब हम एक्स से कम वाला लेंगे, तो 7.1 से कम वाला लेंगे, और महत्तम पूर्णांक तो सबसे बड़ा पूर्णांक, 7.1 से ठीक छोटा मतलब, ठीक है, 7.1 से ठीक कम वाला पूर्णांक कौन सा होता है, 7। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो -2 क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं तुम लोगों को कहीं एक कभी कभी माइंड में इस टाइप के रोल बना लेते हो तुम लोग कि जैसे यहाँ पे 5.8 है, तो 5 लिखा है तो इसका आंसर हमेशा 5 ही लेना है। 5.2 है तो आंसर 5 ही लेना है। तुम 7.1 है जो यहाँ पे लिखा है मतलब वो आंसर लेना है। तुम इस तरीके से भी बना सकते हो रूल, ठीक है ना, लेकिन ये रूल इस तरीके से नहीं बनाना, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो 5.8 है ना, 5 अगर मैं 2 का लूँ तो बच्चों कितना आंसर आएगा, 5 ही तो आएगा। 5.2 से ठीक पहले वाला पूर्णांक 5 ही तो होता है। 5.4 वाला लूँ तो भी कितना आंसर आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना, 5 ही आ रहा ना। तो फिर तुम्हारे मन में आ सकता है कि 5 दशमलव मतलब कुछ कर दिया तो सीधा आंसर 5 ले लेना है, ठीक है ना। 7 दशमलव कुछ कर दिया तो आंसर 7 ले लेना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं माइनस में लूँ, -2 मैं 8 ले लेता हूँ मान लो, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, मतलब जैसे अगर हमने अभी बोला 5.8 है, 5 तो सोचा भी नहीं, बस सीधा ही 5.2 का 5, 5.4 का 5, 7.1 का 7, 7.9 का भी 7, ठीक है, ये सब चीज़ें तो सही है। तो क्या -2.8 का -2, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो एकदम से आएगा माइंड में कि -2। लेकिन हमने क्या बोला था
-2.8 से ठीक छोटी संख्या, -2.8 से ठीक छोटी संख्या। तो -2.8 से छोटी संख्या -2 होती है क्या? -2 होती है। देखो नंबर लाइन ये है -2.8। कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे तो होगा -2.8, -2.8 लगभग यहीं पे तो है। ठीक है, अब इससे ठीक छोटी पूर्णांक, तो छोटा तो बाईं तरफ होता है ना। नंबर लाइन में हमेशा कोई जो भी चीज़ें छोटी होती हैं वो बाईं तरफ होती हैं। ठीक है, 2 से छोटा देखना तो बाईं तरफ वाला छोटा होगा, 1 छोटा है। 2 से बड़ा देखना तो दाईं तरफ वाला। तो हम देखेंगे -2.8 से छोटी संख्या। ठीक, तो छोटी कौन सा पूर्णांक आ रहा है? -3। -2 तो इससे बड़ा होता है, हमें तो ठीक छोटा वाला लेना था। तो अब ये गलती मत करना। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर -3 आएगा, ना कि जो यहाँ पे लिखा -2। तो यहाँ पे भी -2 ही लिख दो। ठीक है, तो प्लस माइनस थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो -2.9 भी होगा तो भी कितना आंसर आएगा, या -2.6 भी होगा तो भी कितना आंसर आएगा, तो भी -3 ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम इससे ठीक छोटा वाला, ठीक है, ठीक छोटा वाला जो पूर्णांक होता है वो ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ। अगर मान लो कोई संख्या क्या हो, पूर्णांक ही हो, मतलब 5 ही हो, तब कितना आंसर आएगा? ठीक है, तभी भी क्या हम इससे ठीक छोटी वाली संख्या 5 से ठीक छोटी वाली पूर्णांक संख्या 4 होती है, तो क्या इसका आंसर 4 आएगा? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी इसका आंसर 4 नहीं आएगा। क्या लिखा था हमने? x के बराबर भी लिखते हैं। x के बराबर, अगर हमें पूर्णांक x के बराबर ही मिल जाए, मतलब जैसे 5 है ना, तो 5 खुद में एक पूर्णांक है ना, तो इसका आंसर बच्चों कितना आता है? 5 है। मान लो 6 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तब हमें इससे नीचे वाला नहीं देखना। नीचे वाला हमने तभी देखना है जब ये पूर्णांक में ना हो। जब ये खुद पूर्णांक हो तो इसका आंसर पूर्णांक ही आता है। ठीक है ना, वही आ जाता है इसका आंसर। 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। मान लो -2 है तो इसका आंसर -2 ही आ जाएगा। तब हमें नीचे वाला देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूर्णांक नहीं है तब हम ये दूसरी कंडीशन लगाते हैं। 2 कंडीशन है ना यहाँ पे, x से कम या x के बराबर। तो x के बराबर वाली कंडीशन यहाँ लगी है, x के बराबर 6 6 5 5, तो ये कंडीशन तब लगी है। ठीक है, बराबर वाली कंडीशन हमने ये वाली यहाँ पे लगाई है। ठीक है, और ये x से कम वाली, तो ध्यान रखना ये वाली है, x के बराबर वाली कंडीशन लगाई है, ध्यान रखना x के बराबर वाली। और ये सब कंडीशन हमने लगाई है, x से कम वाली कंडीशन लगाई है। ठीक है, x से कम वाली कंडीशन में हमने देखा ये x के बराबर वाली कंडीशन में आए हैं सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये आ गया होगा अच्छे से समझ में कि अगर महत्तम पूर्णांक फलन में हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। मापांक फलन में जैसे मैंने बताया था ना, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ मतलब क्या बोलेंगे इसे, पूर्णांक। सारी वैल्यू आंसर इसका पूर्णांक में ही आता है मेरे साथ। देखो ध्यान से, दाईं तरफ तुम्हें पूर्णांक ही पूर्णांक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूर्णांक ही इसका आंसर आता है, कभी भी दशमलव में या भिन्न में इसका आंसर नहीं आता है बच्चों। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ बनाना भी देखेंगे। ज़रा ग्राफ कैसे, पहले मैं बना देता हूँ फिर समझाता हूँ ग्राफ। मतलब इतना आसान नहीं है इसका ग्राफ की, कुछ पॉइंट्स बनाया उसके बाद उसे ऐसे करके आपस में मिला लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले बना के फिर तुम्हें समझा देता हूँ ये ग्राफ क्यों बना ऐसा। तो बच्चों देखो, ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, कुछ मैंने 5 तक यहाँ पे संख्या ली है। ठीक है, 4-5 तक बस बहुत है काफ़ी इसको बताने के लिए। ठीक है, अब ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्यों बनाया ये ऐसा, ठीक है, और किस तरीके से इसको तुम्हें भी बनाना है, ठीक है, समझा देता हूँ। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया 5.8 का आंसर कितना आया? 5। 5.2 का भी कितना आया? 5। 5.4 का भी कितना आया? 5। मतलब हम जब 5 दशमलव में जब हम चल रहे थे बच्चों, तो ये रफली तुम्हें समझा देता हूँ। तो 5.1 से लेके तुमने देखा स्टार्ट हुआ तो 5 आता गया, 5.9 तक क्या आता गया? इसका आंसर 5 ही आता गया। ये वाली तुम्हें पता है, ये अंदर वाली वैल्यू ये तो किसकी होती है? ये x की होती है ना। ये तो अंदर जो इसके अंदर है ये क्या है? x है। और जो ये बाहर पूरा का पूरा है ये fx, इसको क्या बोलते हैं? y। तो एक तरीके से ये अंदर वाली वैल्यू तो x है, ठीक है ना, ये तो x है, ठीक है, और ये जो वैल्यू तुम्हें मिल रही है ये क्या है? y है। ठीक है, ये तो मैं कई बार बता दिया। ठीक है, ये तो y है, यानी कि x की वैल्यू जब तुम 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ऐसे लेते हो तो आंसर कितना मिलता जाता है? बार बार 5 मिलता जाता है, मतलब y की वैल्यू 5 आती जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ बच्चों यहाँ पे अप्लाई होती है। जैसे मान लो 1.1 में करेंगे, ठीक है, तो सोचो अभी अभी जो मैंने तुम्हें समझाया उसके अकॉर्डिंग 1.1 का आंसर कितना आएगा बच्चों? 1.1, या सबसे पहले मैं बोलता हूँ 1 का ही आंसर कितना आएगा अगर मैं 1 लिखूँ। ठीक है ना, अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे
एक का बताना है कि महत्तम पूर्णांक फलन कितना होता है। अभी मैंने तुम्हें समझाया एक ही आएगा, एक तो पूर्णांक ही है। तो बच्चों x को मैंने लिया, ये अंदर वाला x है, ध्यान रखना ये x है और ये है y, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो है इसका y है। तो x पे हम चले 1, तो y पे कितना चलेंगे 1, हो गया, ये बिंदु मिल गया। ऐसे ही बच्चों अगर हम x पे मान लो 1.1, तो 1.1 चलेंगे तो लगभग यहीं पे तो आएंगे। और उसके बाद फिर जब हम y पे चलेंगे तो 1.1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1.1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो y पे हम फिर 1 चलेंगे, 1.3 गए, फिर से हम 1 ही जाएंगे y पे। 1.3 का आंसर भी 1 ही आएगा। 1.8 का आंसर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे चलेंगे। 1.9 का आंसर भी 1 ही आएगा, तो 1.999 का आंसर भी 1 ही आएगा बच्चों। तो हम यानी कि इसी लाइन में चलते जाएंगे, तो इस लाइन को हम मिला लेंगे, इस तरीके से मिल गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो ठीक है, 1 से हमने स्टार्ट किया, मतलब ये वैल्यू तो x की है, ये वैल्यू y की है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 का आंसर आता है 1, 1.1 का आंसर भी आता है 1, 1.2 का आंसर भी आता है 1, 1.3 का भी 1, 1.4 का भी। तो हम यहाँ पे पॉइंट बनाते जाएंगे, तो इससे हम इस लाइन को खींच लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लास्ट में गोला क्यों बनाया बच्चों, ठीक है ना। इस गोले का मतलब क्या होता है ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया। इस गोले का मतलब है कि हम इस जगह वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं। अगर ये गोला हम कैसे बनाते हैं, इस गोले को हम खाली रखते हैं। तो हमें एक तरीके से वैल्यू कब नहीं लेनी है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो बच्चों जब 2 हो जाती है तो क्या आंसर तभी भी 1 आता है। आंसर तो केवल 1.99 तक में ही 1 आएगा ना। जैसे ही वैल्यू 2 होगी तो तब उसका आंसर आएगा 1 नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे गोला बना दिया। जब 2 आएगा तो बच्चों तब वैल्यू 2 हो जाती है। 2.1 पे 2, 2.3 पे 2.9 तक में पूरी 2 ही रहती है। तो अब हम इस लाइन में चलते जाएंगे और लास्ट में फिर गोला बना देंगे। 3 पे जैसे ही पहुँचते हैं तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू पे आ जाते हैं, और 3.9 तक पूरा हम 3 ही चलते जाते हैं। तो सेम बच्चों ऐसे ही यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यही कंडीशन इधर भी अप्लाई होती है। तो हम एक रेंज में चलते जाते हैं तो उसमें हमें 1 ही वैल्यू मिलती जाती है। फिर 2.1 से 2.9 तक हमें 2 ही मिलता जाता है। 3.1 से 3.9 तक हमको 3 ही मिलता जाता है। 4.1 से 4.9 तक 4 ही मिलता जाता है, अगर इसे हम ड्रॉ करना चाहें। इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं तुमसे बोलूँ इस क्वेश्चन में, अगर हम बोलें कि इसका प्रांत कितना आना चाहिए, प्रांत तुम्हें पता है किसकी वैल्यू होती है, प्रांत वैल्यू होती है x की वैल्यू। मतलब हम x की वैल्यू इसमें क्या रख सकते हैं, तो बच्चों x की वैल्यू तो हम कुछ भी तो रख सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू कुछ भी रखो। 5.1 रखो, 5.2 रखो, 5 ही रख दो, 4 रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, हम x की प्रांत तो कितना आ जाएगा, इसमें r आ जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि इसका परिसर कितना आएगा, ठीक है, परिसर, तो बच्चों परिसर कितना आएगा, परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू, मतलब f(x) को हम y भी लिख सकते हैं, इस पूरे की वैल्यू। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने सीखा कि जो इसका आंसर आ रहा है वो हमेशा कैसी संख्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या ही आ रहा है ना, हमेशा क्या आ रहा है, पूर्णांक संख्या आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हमेशा, इसका जो रेंज आएगी, परिसर आएगा, वो हमेशा क्या आएगी, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हमने किससे पढ़ा था, z से। तो इसका परिसर कितना आ जाएगा, z आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ है, ग्राफ्स हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बच्चों हमने प्रश्नावली 2.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों अब, ठीक है। इसके एग्जांपल्स वगैरह तो सब हो गए हैं, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 में हम करने जा रहे हैं जो प्रश्न नंबर 2, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 तो दिया था मैंने, होमवर्क दिया था और कर भी लिया था हमने, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 है, इसको हम समझेंगे। इसमें करना क्या है, तो इसमें लिखा है कि निम्न वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है इसमें, एक ही उसमें, ठीक है, 2 पार्ट दे रखे हैं। तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। पूछा क्या है, पूछा ये है कि जो नीचे फलन दे रखे हैं बताओ उनका प्रांत क्या है और परिसर क्या है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला फलन दिया है f(x) = माइनस और mod x। तुम्हें ध्यान होगा हमने पढ़ा था f(x) = mod x पढ़ा था, माइनस तो नहीं पढ़ा था, लेकिन खाली mod x पढ़ा था हमने, ठीक है ना। f(x) = mod x तो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसका प्रांत क्या होता था, परिसर क्या होता था, ये क्या चीज़ होती थी, ये सब हमने पढ़ा था ना। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे हम, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रांत का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रांत का मतलब किसकी वैल्यू बताई थी मैंने, स्मॉल x की वैल्यू बताई थी कि स्मॉल y की वैल्यू बताई थी, किसकी बताई थी,
ठीक है, किसकी, एक्स की ना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, खुद ही दिमाग लड़ाओ, क्या हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। क्या कुछ ऐसी वैल्यू जो हम नहीं रख सकते बच्चों, हम सारी वैल्यू तो रख सकते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 1.1 रखो, 2.2 रखो, जो मर्जी रखो, तुम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हम कोई भी संख्या यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसका मतलब इसका प्रांत सीधा सीधा क्या हो जाएगा, प्रांत जो उसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है बच्चों। तो अब हमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, परिसर निकालने के लिए। परिसर क्या होता है बच्चों, परिसर होता है वाई की वैल्यू, या हम ये भी बोल सकते हैं एफ एक्स है ना, जो एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, वाई मान लेते हैं ना। मैं इसको लिख लेता हूँ बल्कि और अच्छे से तुम्हें समझ में जाएगा, वाई बराबर मॉड एक्स, मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो अब मैंने लिख लिया वाई बराबर मॉड एक्स। तो हमें क्या है, हमें एक्स की वैल्यू तो पता चल गई कि एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वाई की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देख सकते हो, बता सकते हो। देखो ध्यान से अगर देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें इसके बारे में तो बताया था ना, मॉड एक्स के बारे में। ये मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों, मापांक एक्स की वैल्यू हमेशा, मैंने तुम्हें बताया था, पॉजिटिव आती है। मतलब ये हमेशा, चाहे इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू माइनस में रखें या प्लस में रखें, इसका मान हमेशा क्या आता है, 0 से बड़ा ही आता है, मतलब ये धन आता है, ठीक है। तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, अगर ये मॉड एक्स है, दो तरीक़ों से समझ सकते हो, ठीक है। एक तो हम पॉजिटिव को लिखते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और एक हम पॉजिटिव को खाली लिख देते हैं धनात्मक। तो अगर मैं ऐसे समझाऊं तुम्हें कि मॉड एक्स क्या होता है, हमें पता है मॉड एक्स क्या होता है, धनात्मक होता है, पता है ना, ठीक है। ये तो बता रखा ना, जो मापांक एक्स है ये क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अतः y इक्वल टू y क्या हो जाएगा, y क्या होगा, माइनस, ठीक है ना, इनटू प्लस, क्या होगा, माइनस, यानी कि क्या होगा, अर्थात अभी समझाता हूँ इसको, ऋणात्मक होगा। अभी से समझाता हूँ मैंने क्या लिखा है, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने ये लिखा, मैंने कहा हमको ये पता है कि जो ये होता है इसका मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो ये तो आएगा हमेशा धन में आएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें साथ साथ में क्या लिखा हुआ, बाहर पे ऋण भी है। अभी तो हमें y से मतलब है ना, तो ठीक है ना, y से मतलब है, तो y की वैल्यू देखनी है हमें, मतलब ये पूरी वैल्यू देखनी है। तो जब इतनी वैल्यू अगर क्या है, धन है, तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, ऋण और धन कितना होता है बच्चों, ऋण इंटू धन कितना होता है, ऋण इंटू धन कितना होता है, ऋण ही तो होता है ना, ऋण इंटू धन, ठीक है ना। या हम बोलें कि अगर किसी, जैसे मान लो +5 लिखा है, ठीक है ना, उसके बाहर मैं लिख दूं माइनस लिख दूं, तो क्या आएगा, माइनस ही तो आता है आंसर, ठीक है ना, माइनस ही तो आता है। तो यहाँ पे अगर मॉड एक्स है, इसकी वैल्यू 5 आई, तो पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, -5। मान लो इसकी वैल्यू 6 आई, क्यों, पॉजिटिव ही आनी है इसकी हमेशा वैल्यू, तो 6 आई, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी, -6 होगी। कुल मिला के हमें पता है मॉड एक्स तो प्लस होता है, लेकिन हमें तो पूरे से मतलब है, तो पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक। तो ये बच्चों, जब मॉड एक्स होता है धनात्मक, तो ये पूरा का पूरा जो y है वो क्या होगा, ध्यान रखना, y ऋणात्मक होगा। तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है y के बारे में, y कैसी वैल्यू आने वाली है, माइनस वैल्यू आने वाली है बच्चों। तो हमें परिसर का पता चल चुका है, और नेगेटिव आ रही है वैल्यू। तो हमें पता है कि जो टोटल जो संख्याएं होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, वो होती है माइनस अनंत से और अनंत तक होती हैं संख्याएं। लेकिन जो हमें तो नेगेटिव नंबर से मतलब, तो बच्चों नेगेटिव नंबर कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस अनंत से और कहाँ तक आता है, 0 तक। बस तुम्हें 0 को नहीं लेना, ध्यान रखना, यहीं तक तो नेगेटिव आती हैं सारी वैल्यूज, इससे आगे 0 से आगे पॉजिटिव हो जाती हैं। तो तुम्हें क्या लिखना, परिसर देखो ध्यान से कैसे लिखना, परिसर आएगा माइनस अनंत से और कितने तक लिखना है तुम्हें, 0 तक लिखना है। और माइनस अनंत, मैंने बोला ना, अनंत में कभी भी बड़ा ब्रैकेट मत लगाना है, मतलब माइनस अनंत का कुछ होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 पे क्या हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं या छोटा लगाएं, मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगाने का मतलब हमें इसे भी लेना है। अभी तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। लेकिन साथ साथ में बच्चों, हम नेगेटिव के साथ साथ में अगर ये सोचो कि अगर एक्स की वैल्यू मान लो 0 हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या 0 भी आ सकती है। नेगेटिव 0 का मतलब क्या हुआ, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ऋण में ही आएगी, ऋण के अलावा 0 भी आ सकती है। बस ये है कि धन इसकी वैल्यू नहीं आएगी कभी भी।
अच्छा सोचो कि x की वैल्यू हमेशा धन धन हम ले रहे हैं, तो धन और ऋण कितना होता है, ऋण ही तो होता है ना, ऋणात्मक होगा। बस ये है कि x की वैल्यू को जीरो आ जाए, तो ऋण और जीरो, तो जीरो पे तो कोई उसका चिन्ह का फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइनस जीरो भी प्लस जीरो होगा या जीरो होगा, ठीक है, उसका तो कोई चिन्ह होता ही नहीं है जीरो पर, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जीरो भी हम ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ठीक है, उसे हम थोड़ा काफ़ी बड़ा है वो, ठीक है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस में बचे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसके जो 3 पार्ट हैं, ठीक है, वो भी यही हैं, परिसर वाले ही हैं वो, ठीक है, परिसर याद करना है उसमें, ठीक है। प्रांत तो दे रखा है लेकिन परिसर याद करना है उनमें। तो इन एक जैसे क्वेश्चन जो है इनको कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसका एक प्रश्न नंबर 3 तो हो गया था, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 भी तुमने कर लिया था, 4 के 3 पार्ट तुमने कर लिए थे, ठीक है। तो 4 का जो चौथा पार्ट था वो मैंने बोला था कि मैं करा दूँगा, तो वो मैं हम कर लेते हैं आज। इसके बाद बाकी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या था ये हमने इसमें देखा था, क्वेश्चन लिखा हुआ पूरा का पूरा तुमने कर भी रखा है। कुल मिला के इसमें ये दे रखा है, लैंग्वेज भी लिखी है इसमें, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, तो TC इक्वल टू, ठीक है। तो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली ये लिख रहा हूँ, तुम्हें इतने से समझ में आ जाएगा। और तुमने ये क्वेश्चन किए भी हैं। 32, ठीक है, द्वारा परिभाषित है, ये चीज़ क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 में। तो अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरे में तो तुम्हें एक में T0 निकालना था, ठीक है। तो T0 तुमने C की जगह पे 0 रखा था, यहाँ पे भी 0 रखा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो 32 आ गया, T0 बराबर। ऐसे ही T28 था, तो यहाँ पे 28 रखा, यहाँ पे भी 28 रखा, तो ऐसे करके तुम्हें T28 की वैल्यू मिल गई। T-10 भी तुमने यहाँ पे -10 रखा, फिर यहाँ पे भी इंटू -10 रखा, तो तुम्हें ये सॉल्व करके वैल्यू मिल गई। लेकिन जो इसका फोर्थ वाला पोर्शन पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें C का मान निकालने के लिए लिखा है, C का मान जब TC इक्वल टू 212। तो एक तरीके से इसमें दिया है, क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, कि TC इक्वल टू 212, ये तो उन्होंने दिया है। लेकिन हम खुद भी तो बच्चों इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रश्न में ये भी दिया है, ठीक है। ये तो उन्होंने पूछा है, लेकिन ऊपर जो प्रश्न में ये है, ये वैल्यू देखो, ये दे रखी TC की वैल्यू, इतनी भी तो दे रखी है ये, ठीक है, ये दे रखी है। तो ये वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे ये वैल्यू। TC की वैल्यू अभी क्वेश्चन में उन्होंने दी है, इसके फोर्थ पार्ट में उन्होंने 212 दी है TC की वैल्यू, ठीक है। और पूछा है कि C की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वैल्यू पूरी की पूरी TC की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा, और अब हम क्या करेंगे, अब सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हो गया। बस इतना तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि ये वैल्यू तुमने यहाँ से यहाँ रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल जैसे समीकरण हम हल करते हैं, कोई भी x होता है यहाँ पे, ठीक है ना, x को एक तरफ रखते हैं, फिर सेम वैसे ही करेंगे। तो 9C/5, ये 32 उधर चला जाएगा ना, 212 माइनस 32। तो बच्चों इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 1 में से 0 गया 1, 180 आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो C की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करना है, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सबको पता है। 9 यहाँ पे गुणा में, तो इधर जाके भाग में जाएगा, ठीक है। 9 से ये कटेगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18 और 0 20 पंजे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू 100 आ गई। तो C निकालना था। तो बच्चों ये इजीली क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यही जो क्वेश्चन मैंने कराया है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, और इनको पढ़ना। इससे पहले भी जो भी पढ़ा रखा है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हैं अभी हम करेंगे, इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, और अभी थोड़ा सा जो इसकी विविध है उसके क्वेश्चन भी हम इसके बाद देखेंगे।